हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 4 दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन सी प्रॉपर्टी आई है आपकी? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आपको इस बारे में मोस्टली पता होता है, कि आप फैमिलियर हैं इस प्रोसेस के साथ, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है। अब रिकॉल कीजिए, याद कीजिए वो रिएक्शन जो आपने क्लास 7th में भी की थी, जिसमें रस्ट जो है वो कैसे फॉर्म होती है। आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी क्लास 7th में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की कैसे होती है एयर में। तो आपने ये भी लर्न पढ़ा था वहाँ पे कि दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब ऑक्सीजन बनता है। कंप्लीट जो फॉलोइंग रिएक्शन होती है आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, उसमें क्या था, आयरन जो है उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, साथ में क्या होता है, वाटर के साथ। तो क्या बनता है आपका यहाँ पे, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। आपने ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट करनी है कि प्रोडक्ट क्या आएगा। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आपकी आयरन ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आपकी नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है 4.3। चलिए चेक करते हैं नेचर किसका, जो रस्ट फॉर्म होती है रिएक्शन के कारण। किसकी रिएक्शन के कारण? जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होती है। एक स्पून फुल ले लीजिए रस्ट का और डिज़ोल्व कीजिए उसे वाटर में। तो आप फाइंड करें कि जो रस्ट है ना वो सस्पेंड हो जाएगी, वाटर में फैल जाएगी। शेक कीजिए सस्पेंशन को, टेस्ट कीजिए सोल्यूशन को रेड या ब्लू लिटमस पेपर के साथ। आपको यहाँ कहा कि टेस्ट, ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर होते हैं ये आप यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो आपका जो भी आपका केमिकल है क्या वो एसिडिक है कि बेसिक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सोल्यूशन है वो आपका क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से आपने इसको डिज़ोल्व करना है। उसके बाद रेड लिटमस पेपर लेके चेक करना है, सोल्यूशन में डिप करना है। अगर आपका रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा तो वो आपका क्या होगा, आपका बेस होगा। तो अगर रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो आपका एसिड होगा। तो जब आप किसी कॉपर के वेसल को एक्सपोज छोड़ देते हो बड़े लंबे टाइम के लिए, ऐसे खुले में छोड़ देते हो, तो उसके ऊपर भी ग्रीन कोटिंग आ जाती है। जो जो ग्रीन मटेरियल जो होता है वो मिक्सचर होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। ये फॉलोइंग जो रिएक्शन है ये होती है उसमें। जो कॉपर होता है वो ऐसे रहता है, जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में होती है, वहाँ से रिएक्ट कर जाती है। ऑक्सीजन भी एयर में होता है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, एयर से। तो ये रिएक्ट कर जाती हैं कॉपर के साथ और बन जाता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में कॉपर कार्बोनेट। याद कीजिए एक्टिविटी किसकी, मैग्नीशियम रिबन की, जो आपने 7th में की थी। उसके मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद जो आपको लास्ट में ऐश मिला था, जलने के बाद जब आपने उसको डिज़ोल्व किया था वाटर में, वो टेस्ट किया था उसका एसिडिक और बेसिक नेचर चेक किया था। तो जो सोल्यूशन था क्या वो एसिडिक था कि बेसिक था? क्या आपको ये याद है कि कौन से टाइप का सोल्यूशन था? ये आपने वहाँ पर टेस्टिंग की हुई है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेड लिटमस था वो अगर टर्न हो गया था ब्लू में, ठीक है, रेड लिटमस किस में टर्न हो गया था, ब्लू में। तो जो आपका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो बेसिक होता है नेचर में। तो यही हुआ था उस टाइम पे भी, आपका रेड लिटमस जो था ब्लू में टर्न हो गया था। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था वो क्या था, बेसिक था। जनरल जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। याद रखनी है, जो भी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, मैग्नीशियम भी आपका मेटल है, उसने ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, आपका ऑक्साइड बनाया। तो ये भी क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। चलिए ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन किसकी, नॉन मेटल की। ये तो मेटल था, इसकी रिएक्शन चेक की। अब हम नॉन मेटल की रिएक्शन चेक करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट ये आप जस्ट टीचर ने करनी है, आप जस्ट इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक स्मॉल अमाउंट ले लीजिए सल्फर को, वो भी पाउडर फॉर्म में, एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में, और उसे हीट कीजिए। कोई पुराना सा स्पून है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून जो है अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपको कोई नहीं मिल रहा है ऐसा स्पून, तो आप कोई भी मेटलिक कैप जो होती है जो बॉटल की, जहाँ जो मेटलिक वायर होती है जिसके अराउंड, वो आप उसको मतलब कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं मेटलिक वायर के साथ, और उसको शेप दे देते हैं जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे शो की गई है। ये देखिए, ये है आपकी डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, इसे बोलते हो। तो अगर आपको पास वो नहीं है, ये बॉटल का जो आपका ढक्कन होता है, इसके अराउंड आप एक वायर लेके किसी भी कॉपर की या हारमोनियम की, तो आप उसको डिफ्लैग्रेटिंग स्पून बना सकते हो। उसके बाद जब आप सल्फ़र को हीट करोगे स्टार्ट, तो वो सल्फ़र क्या हो जाएगा, बर्निंग करना, चलना स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रोड्यूस कीजिए स्पून को ग्लास जार में या ग्लास टम्बलर में, जैसा कि 4.4a में
शो किया गया है। कवर कीजिए टम्बलर को, यहाँ पे देखिए ये टम्बलर है आपका, तो कवर करना है अपने टम्बलर को लिड के साथ, ढक्कन के साथ को कवर करके रखना है। एंश्योर करना है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ कहीं से भी निकले ना। रिमूव कर दीजिए स्पून को थोड़ी देर के बाद और ऐड कीजिए उसमें क्वांटिटी, कुछ वाटर किसकी, टम्बलर में कुछ पानी आपने ऐड करना है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक पाउडर फॉर्म में सल्फ़र ले लिया, वो किस में लिया, डिफ्लेगेटिंग स्पून में लिया, उसमें आपने हीट किया, सल्फ़र ने बनना जलना मतलब स्टार्ट कर दिया, बर्निंग होना शुरू हो गई। आपने इसको टम्बलर में डाल दिया, स्पून को बीच में से बाहर निकाल दिया, पाउडर को उसमें डाल दिया। उसके बाद क्या करना, कुछ पानी की हमने ऐड करना उसके अंदर, टम्बलर के अंदर। उसके बाद रिप्लेस कर दीजिए, ढक्कन को आप हटा दीजिए, शेक कीजिए टम्बलर को, चेक कीजिए सोल्यूशन को रेड और लिटमस पेपर के साथ। क्या चेक करना है रेड लिटमस के पेपर के साथ, हमें चेक करना है कि जो आपका सोल्यूशन है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको सोल्यूशन यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुआ है। जो प्रोडक्ट आपका बनता है इस रिएक्शन से, वो सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है, क्योंकि सल्फ़र बर्न हुआ, बर्न किसके कारण हुआ, ऑक्सीजन के कारण। तो कोई गैस बनी, मतलब सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनती है आपकी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो रिएक्शन उसकी कौन सी, सल्फरस एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद बना, जब उसमें पानी ऐड किया तो बन गया आपका सल्फरस एसिड। ठीक है, जब उसमें पानी ऐड किया तो ये आपका है H2SO3, क्या है आपका, सल्फरस एसिड। सल्फर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या टर्न कर देगा, रेड में टर्न कर देगा, क्योंकि वो एसिड है। तो जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो याद रखिए, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। याद रखिए नेम की, जो लेबॉर्ट्री एसिड्स का और बेसिस का जो आपने कहाँ पे पढ़े थे, क्लास 7th में पढ़े होंगे, उनके जो नेम है वो नोट करके रखिए। टेबल 4.4 यहाँ पे आपको दिया गया है। आइडेंटिफाई कीजिए मेटल और नॉन मेटल जो प्रेजेंट हैं उनमें, और जो ऑक्साइड बनाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखिए यहाँ पे जैसे ये टेबल दिया गया है, जहाँ पे था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम है। उस तरह हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसमें मेटल आपका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। उसी तरह एसिड की बात है, एसिड के आप नाम लिख सकते हैं कौन कौन से होते हैं, उसमें एसिड कौन, नॉन मेटल कौन सा है। इसी तरह आपको ये टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहले यहाँ पे बेसिक वाले के, यहाँ पे एसिडिक वाले को, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। चलिए देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। आपको पता है सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये रिएक्ट कर जाता है एकदम ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ भी। बहुत सारी हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में, बहुत सारी हीट जो है जनरेट में प्रोड्यूस होती है। इसीलिए सोडियम मेटल को ऐसे खुले में नहीं छोड़ा जाता, इसको हमेशा स्टोर करके रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में। क्योंकि अगर सोडियम को खुले में छोड़ा गया तो वो रिएक्ट कर जाता है जिसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, ये आप खुद नहीं कर सकते, यहाँ ये भी टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक 250 ml बीकर लेना, जो ग्लास टम्बलर लेना, उसको हाफ पूरा फिल कर देना, हाफ तक उसको फिल कर देना वाटर के साथ। केयरफुली कट कीजिए स्मॉल पीस किसके, सोडियम मेटल के। उसे ड्राई कीजिए फिल्टर पेपर के साथ और रैप कर दीजिए कॉटन के पीस में। पुट कर दीजिए सोडियम का पीस जो आपने रैप किया कॉटन में, उसको बीकर में छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ठीक है, लेकिन अब बीकर को अपने से दूर ही रखिएगा थोड़े से, जब उसके ज़्यादा पास जाकर आपने नहीं देखना है। जब रिएक्शन जो होगी स्टॉप हो जाएगी, बीकर को टच कीजिएगा तो आप क्या फील करोगे, बीकर जो है आपका बहुत हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। टेस्ट कीजिए सोल्यूशन को रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो क्या आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो आप यहाँ पे फाइंड करोगे कि जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है एकदम वाटर के साथ। कुछ और मेटल्स भी हैं जो ऐसा नहीं करते, जैसे आयरन जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ स्लोली, धीरे धीरे करता है, जो एकदम से नहीं करता। लेकिन सोडियम जो है वो एकदम से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जनरली मेटल जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, वो बड़े मतलब रिएक्टिव होते हैं, ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन में रिएक्ट करते हैं, लेकिन वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ऐसे नॉन मेटल्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं कहाँ पे, वाटर में। जैसे एग्जांपल आपका फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, वो कैच करता है फायर अगर उसको हम खुले में छोड़ेंगे। तो इसीलिए फायर से बचने के लिए फॉस्फोरस को मतलब किसके कॉन्टैक्ट में नहीं रखा जाता, एटमॉस्फेरिक
ऑक्सीजन से बचा के रखा जाता है, तो कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, उसे वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये याद रखनी है आपने, जो मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करते मोस्टली किसके साथ, वाटर के साथ। नेक्स्ट आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, रिएक्शन विद एसिड्स। कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ। इसके लिए भी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको सैंपल लेने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जैसा कि यहाँ पर टेबल 4.5 में लिस्टेड किए गए हैं, वो भी सेपरेट टेस्ट ट्यूब में। और उन टेस्ट ट्यूब का अपने लेबल करना है ABCDE and F। ठीक है, 6 टेस्ट ट्यूब लेनी है। हेल्प अपने लेने ड्रॉपर लेना है, उसकी हेल्प से आपने ऐड करना है 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर एक टेस्ट ट्यूब में 1 by 1। 6 टेस्ट ट्यूब हैं टोटल, हर एक में 5 ml आपने क्या ऐड करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑब्जर्व कीजिए रिएक्शन को केयरफुली। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती कोल्ड सोल्यूशन में तो वार्म कीजिए ट्यूब, थोड़ा सा हीट कर लीजिए उसको। अगर बर्निंग मैचस्टिक की उसके पास लाइए, किसके पास, जो माउथ होता है टेस्ट ट्यूब का, जस्ट थोड़ा सा हीट करना है। रिपीट कीजिए सेम एक्टिविटी यूज़ करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह। तो रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जर्वेशन इस टेबल में, ये आपको टेबल दिया गया है, यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या कोई डिफरेंस होगी कि मेटल और नॉन मेटल में क्या वो रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या पॉप साउंड कुछ केसेस में आई जब आपने बर्निंग मैचस्टिक जो थी उनके माउथ के पास लेके टेस्ट ट्यूब माउथ के पास लेके गए थे ना आप हीट, थोड़ा सा हीट करने के लिए, तो क्या पॉप की साउंड आई। तो आपने ये फाउंड किया होगा कि नॉन मेटल जो हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, एसिड के साथ, लेकिन जो मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, जो बर्न होती है कौन सी साउंड के साथ, पॉप पॉप साउंड के साथ। उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है मेटल के केस में जब हाइड्रोजन गैस उसमें बर्न होती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, चाहे आपको उसको हीट भी करो, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये थी आपकी रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स और नॉन मेटल की एसिड के साथ, कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, लेकिन नॉन मेटल जो हैं रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। और जब हाइड्रोजन जो है वो बर्न करता है तो वो पॉप की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेसिस। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक फ्रेश सोल्यूशन बनाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में, उसमें डिज़ोल्व कैसे डिज़ोल्व करने हैं आपको 3-4 पैलेट किसके सोडियम पीस के, किसमें 5 ml वाटर में। अब एक पीस लीजिए एल्युमिनियम फॉयल का, उसको ड्रॉप कीजिए उसमें, एक बर्निंग मैचस्टिक लाइए टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास और ऑब्जर्व कीजिए क्या, मतलब ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना कि क्या होगा, क्या पॉप साउंड आपको आएगी। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस। अगर हमें जैसे हमने पहले किया था कि अगर पॉप साउंड हो तो हमें क्या इंडिकेट करती है वो, कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। मेटल रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की वो बेसिस के साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो इतनी सिंपल नहीं होती, उसको हमने थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा उसके बारे में। होती है, कहने का मतलब मेटल भी रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मैटर की रिएक्शन होती है बेसिस के साथ उनका नेचर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद कीजिए एक्टिविटी थी आपकी रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट और आयरन की, जिसमें आपने परफॉर्म की हुई है ऑलरेडी एक्टिविटी, आपने क्लास 7th में परफॉर्म की थी। ऑब्जर्व कीजिए उसकी कुछ रिएक्शंस उस टाइप की। यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, अपने लेने हैं 500 ml बीकर लेने हैं, 5 बीकर लेने हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ml होनी चाहिए हर एक बीकर की। उनको लेबल कर दीजिए ABCD and E। उसमें 50 ml तक वाटर लेना है हर एक बीकर में। डिज़ोल्व कीजिए हर एक बीकर में टीस्पूनफुल ऑफ हर एक सब्सटेंस की जो इंडिकेटेड की गई है आपको 4.6A में, 4.6A टेबल में हर एक जो भी आपको बताए गए थे मेटल्स नॉन मेटल वो आपने डिज़ोल्व करना है। यहाँ पे बीकर्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के बाद, उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में। देखिए यहाँ जैसे बताया गया है, बीकर ए में क्या था, कॉपर सल्फेट था, जिंक ग्रैन्यूल था। बीकर बी में क्या था, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल। बीकर सी में क्या था, जिंक सल्फेट, कॉपर टर्निंग। बीकर डी में क्या था, आयरन सल्फेट, कॉपर टर्निंग। बीकर ई में क्या था आपका, जिंक सल्फेट और आयरन नेल। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही थी 4.6A फिगर में। तो कौन से चेंजेस थे जो आपने ऑब्जर्व किए अलग अलग बीकर्स में, कुछ ना कुछ तो चेंज हुए होंगे। तो आपने ये पढ़ा है कि एक मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को
कंपाउंड में, एक्वा सोल्यूशन में, मतलब जो भी आपका सोल्यूशन हो उसमें एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देता है, उस कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर हटा देता है। बेकर ए में जो जिंक था उसने रिप्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बन गया। इसलिए जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपेयर हो गया और पाउडरी रेड मास कॉपर का जो था डिपॉजिट हो गया कहाँ पे, जो बीकर का बॉटम था निचले हिस्से में। तो रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट हुई आपकी, कॉपर सल्फेट था, आपने उसमें जिंक ऐड किया, जिंक ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और बन गया जिंक सल्फेट। वो कॉपर जो था वो अलग हो गया, जिंक सल्फेट आपका कलरलेस हो गया। ठीक है, जिंक वैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, अब जिंक सल्फेट आपका कलरलेस है और कॉपर जो है रेड कलर का अलग सेपरेट हो गया। आप देख सकते हो रिएक्शन जैसे सेम जो बीकर बी में हुई है वो भी इसी मैनर के साथ जैसे बीकर ए की लिखी हुई है उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हुई है जिंक की कॉपर के द्वारा बीकर सी में और आयरन की बीकर ई में। सिमिलरली आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को बीकर डी में। तो हम मतलब देख नहीं सकते कोई भी चेंज जो है वो बीकर में सी में हमें कोई चेंज दिखा तो नहीं होगा, लेकिन हम इन्फर कर सकते हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि जो कॉपर है वो एबल नहीं है, रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को जिंक सल्फेट में। क्यों क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक जो है वो रिप्लेस कर सकता है कॉपर को। उसने बिक्री में जिंक में क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया, तो लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, क्यों कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को बिकर सी में। याद रखिए जो साइंस है इज़ नॉट ए आर्बिट्ररी, वो कुछ तुक्का नहीं है कि एक ने किया तो दूसरा भी करेगा। वो फॉलो करते हैं कुछ रूल, साइंस में फॉलो होते हैं कुछ रूल जो बेस होते हैं फैक्ट पे। और रूल यहाँ पे क्या है कि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से और आयरन से, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर और आयरन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन और कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मैटर को, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता ज़्यादा रिएक्टिव मैटर को। आप कंपेरिजन करें, एक हेल्दी पर्सन है वो किसी वीक पर्सन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है उसकी पोजीशन से, लेकिन कोई वीक पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता उसकी पोजीशन से। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्यों कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई बीकर डी और ई में भी। तो क्या आप गैस कर सकते हो सीक्वेंस ऑफ मेटल की कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है जिंक आयरन और कॉपर में से। तो ये थी आज की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल की, जिसमें सबसे हमने पहले डिस्कस किया आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।